आज के इस वीडियो में हम समुच्चय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। समुच्चय क्या होता है? तो वस्तुओं अथवा अवयवों के समूह को हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या है? एक समूह है। वस्तुओं का समूह हो सकता है, अवयवों का समूह हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लें मैं कोई ये एक समुच्चय है, ठीक है। तो समुच्चय को हम दो तरीके से लिखते हैं। तो पहले वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ समुच्चय होता क्या है। तो इसमें मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गया? ये एक समुच्चय हो गया। ए बराबर क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। किसका समुच्चय हो गया? ये बताइए, ये क्या है? ये नंबर जो है ये क्या है? तो ये किसका समुच्चय हो गया? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम A = x, और x क्या है? इसका मतलब ये कॉलन जो है, कॉलन को हम जहाँ जहाँ पढ़ेंगे, अनुपात नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। इसका मतलब ये होता है A = x, और जहाँ x जो है, x एक प्राकृतिक संख्या है। हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, मैं इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये प्राकृतिक क्या चीज़ है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और ये कोष्टक बंद कर देंगे। तो समुच्चय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ऊपर क्या है? 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये नंबर क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसको हम निर्माण विधि से लिखेंगे तो x, और जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है। तो a की वैल्यू क्या है? x है, और x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसको हम समुच्चय कहते हैं। तो ये किसका समूह है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो समूह किसी का भी हो सकता है। और एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं, जैसे A = अगर मैं जो हमारा वीक होता है उसके दिनों की जो समुच्चय अगर मुझे लिखना है तो उसके दिनों का समुच्चय कैसे लिखेंगे? या जो सप्ताह है, हिंदी में सप्ताह कहते हैं वीक को, तो समुच्चय कैसे लिखेंगे? मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और संडे हो जाएगा। तो ये वीक के दिनों का समुच्चय हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं A = x, और x क्या है? जहाँ x जो है सप्ताह का एक दिन है। क्या है? सप्ताह का दिन है, का दिन है। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी परेशान मत होइएगा, इस तरीके का अगर लिखा आ जाता है तो इसका मतलब भी यही है। सप्ताह का एक दिन क्या होता है? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। तो ये एक समुच्चय हो गया। तो समुच्चय को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो टेबुलर मेथड होता है और दूसरा निर्माण विधि होता है। अब इसको मैं और एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अब मंथ के या साल के कितने महीने होते हैं? तो उन महीनों का समुच्चय क्या होगा बताइए? साल के महीनों का समुच्चय क्या होगा भाई? जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, ठीक है, जुलाई होगा। इसको जून को JN लिख लेते हैं। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त। तो ऐसे ही 12 महीनों के नाम आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया?
साल के महीनों का समुच्चय हो गया। तो समुच्चय क्या होता है, एक समूह होता है, और वो समूह क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसकी कोई परिभाषा ना हो तो उसका कोई समुच्चय नहीं बनेगा। तो जिन समूहों का समुच्चय बनता है वो समूह जो हैं ठीक से वेल डिफाइंड होना चाहिए या सुपरिभाषित होना चाहिए। तो अब आपको समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, समुच्चय को कुछ संकेत होते हैं। तो ये संकेत क्या हैं, जो एन होगा, अगर कैपिटल एन आता है, जैसे ए इक्वल टू, ऐसे समुच्चय लिख दिया आपको, ए इक्वल टू एक्स, और ऐसे लिख देगा एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो एन अगर ऐसे लिख के आ जाता है तो इस एन का मतलब क्या हुआ, एन एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक इनका नोटेशन या इनका संकेत याद रखेंगे। अगर एन लिख के आता है कैपिटल में तो एन एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जेड आता है तो जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड प्लस अगर लिख के आता है, जेड के ऊपर ये प्लस बना हुआ है, तो ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है। प्लस का मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड के ऊपर अगर माइनस लिख कर आता है तो माइनस का मतलब है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है। और आर लिख के आता है तो आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये याद आप कर लीजिएगा, नोटेशन या संकेत क्या होते हैं, कभी कभी ये संकेत आ जाते हैं। अब समुच्चय के अवयव क्या होते हैं बताइए, अवयव किसे कहते हैं। अगर कोई समुच्चय ए है, मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई। तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई, ये अल्फ़ाबेट का समुच्चय हो गया। ए से लेके ई तक अल्फ़ाबेट का समुच्चय हो गया। तो अवयव कौन से होते हैं, तो ये ए बी सी डी ई, ये क्या कहलाते हैं, ये इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, तो अवयव क्या होते हैं, जो समुच्चय के अंदर जो भी तत्व या वस्तु संग्रहित होती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुएं क्या हो गई, ए बी सी डी ई, तो ये इसके अवयव हो गए। अगर हमें बताना है कितने अवयव हैं, तो कितने अवयव हैं बताइए, कितने अवयव हैं। अगर अवयवों की संख्या हमको बतानी है तो अवयवों की संख्या हम कैसे बताएंगे, इनको काउंट करके बताएंगे, ए बी सी डी ई। तो कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसके अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अगर मैं एन ए लिखूँ तो एन ए 5 हो जाएगा। एन का मतलब अवयवों की संख्या, तो 5 अवयव हो गए। तो अवयव आपको बता दिया, अवयव क्या होते हैं समुच्चय के। नेक्स्ट देखते हैं, अब समुच्चय के निरूपण क्या होते हैं, समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती हैं, एक सारणीबद्ध या रोस्टर विधि। सो सारणी विधि क्या होती है, जैसे मैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखूं तो उसमें प्राकृतिक संख्याएं हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो ये मेथड जो हो गया सारणीबद्ध या रोस्टर मेथड हो गया। ठीक है, ऐसी मैं कोई अगर लिख दूं, मैंगो लिख दूं, मैंगो एक क्या है, बर्ड है। अगर मैं पूछ लूँ इस मैंगो बर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका समुच्चय क्या हो जाएगा बताइए, तो इनका समुच्चय कैसे लिखेंगे, उनका समुच्चय ऐसे लिखेंगे एम ए एन जी और ओ। तो ये जो मैंगो शब्द है, ये मैंने मैंगो शब्द लिखा है, इसके अल्फ़ाबेट का समुच्चय क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एम कामा ए कामा एन कामा जी कामा ओ। तो इस तरीके से हम जो भी लिखते हैं ये सारणीबद्ध मेथड या रोस्टर विधि कहलाता है। अब दूसरी विधि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि होती है निर्माण या गुण विधि। तो अभी मैंने सारणी मेथड बताया था आपको, ए इक्वल टू सारणी मेथड में कैसे लिखते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब इसको हम निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे, निर्माण विधि से हम ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स, और जहाँ इस कॉलन का मतलब जहाँ होता है एक्स एक क्या चीज़ है बताइए, ये ऊपर ये क्या जो नंबर लिखे हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और लास्ट कहाँ तक जाती है कुछ पता नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो मैंने लिखा है ये वाला मेथड क्या हो गया, ये वाला मेथड निर्माण या गुण विधि हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ।
जैसे ये कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे? निर्माण विधि से ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे x, और जहाँ x जो है x ऐसे लिख सकते हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू कहाँ तक जाती है, और x क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। तो हमको यहाँ ये भी बताना है, क्योंकि 3 से आगे हम नहीं जा रहे हैं, 1 से लेके 3 तक सिर्फ 3 ही इसके अवयव हैं, 1 2 3। अगर और आगे तक जाते तब हम उसी तरह से डिफाइन करते। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से लेके और लास्ट कहीं तक जा सकती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 से 3 तक हैं। तो इसको हमें 3 पे रोकना भी है, तो इसलिए हमने दूसरा कंडीशन लिया, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और इज लेस दैन इक्वल टू 3। मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है और 1 या 1 से बड़ी है। तो ये हमारा ये वाला जो मेथड हो गया, ये निर्माण विधि हो गई। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, a इक्वल टू 2 और 4 हैं। अब इसको हम निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? ये टेबुलर या रोस्टर विधि है। अब इसको हम निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, x तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और जहाँ x बराबर क्या है, x बराबर 2n लिख लेते हैं। x बराबर हमने क्या लिख लिया 2n, क्योंकि ये ईवी नंबर है। ईवी नंबर कब आएंगे? जब किसी भी संख्या को हमेशा 2 से गुणा करेंगे। तो हमको बताना है, x बराबर 2n लिख लिया, तो n क्या है, n की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे। n अगर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, n अगर 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये निर्माण विधि से हमने लिख दिया, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 2 या 2 से छोटी है। तो n बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 इंटू 2 x बराबर 4 हो जाएगा। तो ये वाला मेथड जो हो गया, ये निर्माण विधि हो गया। इस तरीके से हम निर्माण कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे मैं क्वेश्चन में और क्लियर करा दूंगा, आपका समुच्चय इतना क्लियर करा दूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो फिर आपका क्वेश्चन ठीक ठीक हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब समुच्चय के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय। फाइनाइट समुच्चय क्या होते हैं? फाइनाइट समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे, तो परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो यहाँ अवयव कितने हो गए भाई? 4 अवयव हो गए, 1 2 3 4। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? निश्चित हो गई। तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। ऐसी अगर मैं कहूँ साल के महीनों का समुच्चय क्या होगा बताइए? परिमित संख्या होगी या अपरिमित संख्या होगी? क्योंकि साल के महीनों की संख्या निश्चित है। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और उनके नाम, अगर उनके नामों का समुच्चय है तो वो भी निश्चित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। तो इसलिए साल के महीनों का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? वो भी एक परिमित समुच्चय होगा। अगर मैं सप्ताह के दिनों की समुच्चय बोलूं तो सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय होगा वो भी एक परिमित समुच्चय होगा। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित के बारे में देख लेते हैं। समुच्चय, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1 2 3 डैश 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 डैश
डैश डैश और इसको बंद कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ये सीरीज आगे तक बढ़ती जा रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है लास्ट पॉइंट हमको नहीं पता है। तो लास्ट पॉइंट क्या हो गया, इसका अनिश्चित हो गया। तो ये क्या हो गया, अपरिमित या इनफाइनाइट समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो या अनिश्चित हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं ये आपका क्लियर हो गया। परिमित समुच्चय बहु समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित समुच्चय बहु समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बार बार आता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो बहु समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाई है। ठीक है, अगर रिक्त समुच्चय है फाई आ गया तो फाई का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोष्टक और कोष्टक में कुछ भी नहीं है, खाली कोष्टक बंद है। ठीक है, और इसको हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो ये एम्प्टी समुच्चय या रिक्त समुच्चय इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, या ये कोष्टक है इस कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसको हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो बहु समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में यही आ जाता है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो ऑप्शन दिए होंगे, फाई दिया होगा, आर दिया होगा, एन दिया होगा, जेड दिया होगा। तो बताइए निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, डी एन है। ए फाई है, बी आर है, सी जेड है, डी एन है। तो बताइए रिक्त समुच्चय कौन सा है, तो फाई का ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एकल समुच्चय क्या होता है, बताइए। एकल समुच्चय जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है, एकल, एकल का मतलब एक। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ये कोई समुच्चय है तो इसमें सिर्फ एक अवयव है, कुछ भी हो सकता है एक अवयव। तो दो है, दो का मतलब एक ही अवयव है, कोई दूसरा अवयव नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। या ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए हो सकता है, ए बराबर। तो ये भी क्या है, एकल समुच्चय है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही अवयव होता है, इसलिए इसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब समान समुच्चय क्या होते हैं, तो ऐसे समुच्चय जिसके अवयव समान हों, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव समान हों उनको हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे ए है, ये समुच्चय क्या है, 5 6 7, और बी है, बी बराबर क्या है 7, फिर से लिख लेते हैं 7 6 5। अब बताइए, सॉरी ये वाला ये बी है। ठीक है, ए बराबर 5 6 7 है और बी बराबर 7 6 5 है। अब ये इक्वल है नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, इसमें 5 है ए में तो बी में भी 5 है, ए में 6 है और बी में भी 6 है, ए में 7 है तो बी में भी 7 है। तो ये क्या हो गया, मतलब इनके अवयव, सभी अवयव समान है और अवयवों की संख्या भी समान है। तो इसलिए ये क्या होंगे, समान समुच्चय या इक्वल सेट्स होंगे। तो ऐसे समुच्चय जिनके सभी अवयव समान हों उनको हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मान लें ए में ऐसे दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 1 2 3, तो बताइए ये समान होंगे, नहीं होंगे। तो ये समान नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ए में 4 भी है और बी में 4 नहीं है, इसलिए ए और बी समान नहीं होंगे। तो सभी के सभी अवयव समान होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी दोनों में समान होनी चाहिए, तभी वो इक्वल समुच्चय कहलाते हैं। अब इसको हम निर्माण विधि से भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, जैसे a = x और जहाँ x बराबर क्या है, एक धन पूर्ण संख्या है।
तथा x इज़ ग्रेटर देन 6 और x इज़ लेस देन 9। x की वैल्यू 6 से बड़ी है और 9 से छोटी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक संख्या है और 6 से बड़ी और 9 से छोटी, तो कौन कौन सी हो गई, 7 और 8 हो गई, क्योंकि 7 और 6 से तो बड़ी है और 9 से छोटी है। ठीक है, 8 भी 6 से बड़ी है और 9 से छोटी है, तो ए का समुच्चय क्या हो गया, 7 और 8 हो गए। और बी क्या है, बी इक्वल टू 7 और 8 ये दिया है। ठीक है, तो निर्माण विधि से भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। मैंने निर्माण विधि भी आपको समझा दी है कि कैसे निर्माण विधि के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो यहाँ ए में भी 7 और 8 हैं, बी में भी 7 8 हैं, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो निर्माण विधि में ये निर्माण विधि वाला ए दिया हुआ है, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि समुच्चय होगा क्या। अब इसने दे दिया एक्स जो है एक धन पूर्ण संख्या है तथा एक्स की वैल्यू जो है 6 और 9 के बीच है। तो 6 और 9 के बीच धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 7 और 8 हो गई। तो ए बराबर किसके हो गया, 7 और 8 के हो गया। तो इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 7 और 8 का समुच्चय हो गया। ठीक है, तो निर्माण विधि का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको समुच्चय में हम या सारणीय मेथड में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब तूल समुच्चय क्या होता है, तो अभी हमने समान समुच्चय पढ़े थे। अब तूल समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स या तूल समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एक समान हो उन्हें तूल समुच्चय कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, अवयवों की संख्या एक समान होती है लेकिन अवयव एक समान नहीं होते। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो उन्हें तूल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए मैं लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, तो इसमें कितने अवयव हो गए बताइए, 4 अवयव हो गए, 1 2 3 4। और ऐसे ही बी ले लेता हूँ मैं, ई एफ जी एच, तो इसमें कितने अवयव हो गए, तो एन ए 4 हो गया, 4 अवयव हो गए। इसमें कितने अवयव हो गए, एन बी, इसमें भी 4 अवयव हो गए, क्योंकि 1 2 3 4, तो इनमें अवयवों की संख्या समान है, तो इसलिए ये तूल समुच्चय हो गए। ठीक है, तो तूल समुच्चय हमने देख लिए, तूल समुच्चय क्या होते हैं। अब उप समुच्चय देखेंगे, उप समुच्चय क्या होते हैं। तो मान लेते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए बराबर एक कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4 और 5, ये बी दिया है। तो अगर ए के सारे अवयव बी में हैं, ठीक है, तो ए क्या कहलाएगा, ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। तो उप समुच्चय का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, ये उप समुच्चय का सिंबल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी ये सिंबल आ जाते हैं, सिंबल को भी आपको याद रखना है। ये बीच में अगर ए और बी के बीच में ये जो सिंबल है, ये ऐसा सिंबल दिया होगा तो इसका मतलब होता है या उप समुच्चय होता है। तो ए बी का उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय कब कहलाएगा, जब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है बी में भी ए के सारे अवयव हों, बी में अवयव ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी में ए से ज़्यादा अवयव होना चाहिए, तो ये प्रॉपर उप समुच्चय कहलाता है। अगर बी में और ए में इक्वल हैं तो ये तो समान समुच्चय हो जाएगा फिर। तो उप समुच्चय ये होता है, अगर ए के सारे अवयव बी में हैं तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। उचित उप समुच्चय क्या होता है या प्रॉपर उप समुच्चय मैंने बताया था। अगर बी में, जैसे ए बी का उप समुच्चय है, ठीक है, तो बी में कम से कम ए से
एक अवयव ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम अवयवों की संख्या एक या उससे अधिक होनी चाहिए। जैसे अगर ए में 2, 4, 6 ये अवयव हैं तो बी में बताइए क्या होना चाहिए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है या उचित उपसमुच्चय है तो बी में अवयवों की संख्या जैसे 1, 2, 4, 6 या 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो ए में अवयव हैं ये तो होने ही होने चाहिए बी में, तभी ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बी में अवयवों की संख्या ए से ज़्यादा है तो वो उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट्स कहलाता है। उसके बाद है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट्स। तो सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? तो उस समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अनसंभावित उपसमुच्चय हों। इसे यू से निरूपित करते हैं। तो अगर यू बराबर कोई समुच्चय दिया है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, तो इससे और कई सारे समुच्चय बन सकते हैं। जैसे इसका कोई और समुच्चय बन सकता है। एक समुच्चय मान लें इससे बना ए बी सी, एक समुच्चय ये ए बन गया। इससे दूसरा समुच्चय क्या बनेगा, मान लेते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये यू क्या कहलाएगा, जो इसे यू से हम प्रदर्शित करते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है इसे यू से निरूपित करते हैं और इससे कई सारे और संभावित समुच्चय बन जाते हैं। तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, जो यू से हम निरूपित कर रहे हैं इसको हम सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ये एक समुच्चय ए बन गया, ए बी सी, दूसरा समुच्चय बी बन गया, डी ई एफ। तो यू को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे जिससे अन्य उपसमुच्चय बन सकते हैं। अब समुच्चयों के बीच भी रिलेशन होता है, उनको हम मिला सकते हैं या उनका कुछ कॉमन है वो कॉमन ले सकते हैं। तो समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है, तो सबसे पहले है समुच्चयों का सम्मिलन। अब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, तो किसी दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वो समुच्चय है जिसके सभी अवयव या तो ए में हैं या तो बी में हैं। कैसे, अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे सम्मिलन को। जैसे ए कोई ले लिया हमने, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, और बी बराबर ले लिया हमने ई और एफ। तो इनका सम्मिलन हम कैसे लिखेंगे, इसको हम निरूपित कैसे करेंगे, तो ए और यूनियन से लिखेंगे, यू से ये यूनियन बी, इसको यूनियन बोलेंगे, यू नहीं, मतलब यू की तरह है लेकिन यूनियन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए और बी दोनों के हम समुच्चय लिख लेंगे। तो ए बी सी डी ई और एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका सम्मिलन करते हैं तो दोनों के समुच्चय मिलकर एक ही समुच्चय बना लेते हैं। और दोनों में अगर जो उभयनिष्ठ समुच्चय होगा, मान लो सी अगर उभयनिष्ठ समुच्चय आ जाता है तो उभयनिष्ठ समुच्चय को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, उसको दोबारा नहीं लिखते। तो अगर इनका सम्मिलन करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों के अवयवों को हम एक ही जगह लिख लेते हैं या एक ही समुच्चय में लिख लेते हैं। तो दोनों के अवयवों को, या अगर ए और बी का हमको सम्मिलन करना है तो दोनों के समुच्चय के अवयवों को हम एक समुच्चय में लिख लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये उनका सम्मिलन कहलाता है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले ए के अवयव लिख लिए और बाद में बी के अवयव लिख लिए। अब इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 और 5 आ गया। ठीक है, एक समुच्चय ये हो गया और दूसरा समुच्चय बी हो गया, बराबर क्या हो गया, इसको हम लिख लेते हैं 1 2 7 8। अब हम लिखेंगे इनका सम्मिलन ए यूनियन बी। क्या होगा इनका सम्मिलन, बताइए। पहले ए के लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ए के लिख लिए 1 2 3 4 5। अब बी में क्या है, बी में 1 2 है, तो 1 2 हम पहले ही लिख चुके हैं, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना, अगर बी में भी फिर सेम अवयव है तो उस अवयव को हम दोबारा नहीं लिखेंगे।
तो जो अभी अब और नेक्स्ट हैं तो 1 और 2 पहले ही हम लिख चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या बचे, 7 और 8 बचे, तो 7 और 8 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, इनका सम्मिलन समुच्चय बन गया 1 2 3 4 5 7 8। तो सम्मिलन में क्या करते हैं, दोनों के अभी अब हम मिलाकर लिख लेते हैं। इसको हम निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे। निर्माण विधि से कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी बराबर एक्स, और जहाँ x जो है x का x एक अवयव है वो a में भी हो या b में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x बिलोंग्स टू a है तो x क्या हुआ, a का अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ, अवयव है। और अवयव नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, x अगर अवयव नहीं है तो इसको हम काट देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको भी मैं यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि ये आ गया, कभी कभी इससे ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 5 है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 और a लिख दिया बीच में, अब बताइए क्या लिखेंगे हम। तो 1 इसका समुच्चय a का अवयव है या नहीं है, अगर अवयव है तो इसको उल्टा e, इस तरीके का ये सिंबल है, इसका मतलब अवयव है। तो 1 समुच्चय a का अवयव है तो ऐसा लिख देंगे। अब बताइए, अब 7 और a लिख दिया और बीच में फिल इन द ब्लैंक है, तो बीच में क्या लिखना है बताइए। तो 7 समुच्चय a में है, नहीं है, नहीं है, तो 7 समुच्चय a का अवयव नहीं है, तो इसको ऐसे काट के लिखेंगे। ठीक है, जब अवयव समुच्चय का अवयव होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, जब अवयव नहीं होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं। फिर से देख लेते हैं, जैसे कोई एक समुच्चय है a बराबर a b c d और f। ठीक है, अब वो लिख देगा तो a समुच्चय a का अवयव है, ऐसे लिखेंगे, सॉरी इसको कैपिटल A, समुच्चय a का अवयव है तो इसको ऐसे लिखेंगे। b भी समुच्चय a का अवयव है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, b को भी। लेकिन e समुच्चय a का अवयव नहीं है क्योंकि इसमें e नहीं है, इसमें e नहीं आ रहा है, तो e अवयव नहीं है, काट के ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब e समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, तो यूनियन या सम्मिलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं निर्माण विधि में, a यूनियन b बराबर x, जहाँ x जो है a का अवयव हो या b का अवयव हो, किन्हीं दोनों में से एक का अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे a यूनियन b हम निकाल लेते हैं, निर्माण विधि से ऐसे लिखते हैं, और सारणी विधि से मैंने बता दिया, दोनों के अवयव मिलाकर हम एक समुच्चय जो बनता है उसको हम सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। अब इनके कुछ गुणधर्म होते हैं, जो सम्मिलन के कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्म को हम देख लेते हैं। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि क्रम विनिमय नियम होता है, नहीं होता है इसमें। तो a यूनियन b बराबर b यूनियन a, मतलब a को b के साथ सम्मिलित करें या b को a के साथ सम्मिलित करें तो आंसर सेम आएगा। a यूनियन b बराबर b यूनियन a, ये क्या कहलाता है, ये क्रम, सिर्फ क्रम ही तो चेंज हो रहा, पहले यहाँ a था। ठीक है, पहले यहाँ a था लेकिन अब यहाँ पहले b आ जा रहा है, तो ये क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है। जैसे a बराबर क्या है, a और b है, और b बराबर अगर मैं लिख लूँ c और d है, तो a यूनियन b क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा बताइए, a b c d दोनों के समुच्चय, दोनों के अवयव मिलाकर हम समुच्चय बना लेंगे। a b c d दोनों के अवयव एक ही समुच्चय में हम लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, a यूनियन b, या इनका सम्मिलन हो गया। अगर हम b यूनियन a करेंगे तो क्या आएगा, c d a b, तो उसको हम मतलब क्रम चेंज कर सकते हैं, उसको हम a b c d भी लिख सकते हैं। तो ये क्रम विनिमय नियम होता है। दूसरा क्या होता है, सहचार्य नियम होता है। सहचार्य नियम क्या है, अगर 3 समुच्चय हैं a b c, अगर a b और c 3 समुच्चय हैं तो पहले a और b को सम्मिलित करें, बाद में c को सम्मिलित करें। ये किसके बराबर होगा, पहले b और c को सम्मिलित करें और बाद में a का सम्मिलन करें, ये इक्वल होता है, ये सहचार्य नियम कहलाता है। ठीक है, तो सहचार्य नियम भी इसमें लागू होता है। दूसरा क्या है, तत्समक नियम। तत्समक नियम इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, a यूनियन फाई। फाई क्या है बताइए, फाई मैं पढ़ा चुका हूँ, फाई एक रिक्त समुच्चय है, ये किसके होगा, a के होगा। कैसे, जैसे a बराबर 1 2 3 है, और दूसरा समुच्चय क्या है, फाई है। फाई का मतलब ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयवी नहीं है,
तो इन दोनों का सम्मिलन क्या हो जाएगा बताइए, ए यूनियन फाई। ये फाई बराबर है, फाई बराबर क्या है, ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इनका सम्मिलन क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। फाई में कोई अवयव ही नहीं तो उसका अवयव लिखेंगे ही नहीं। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर हो गया बताइए, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 ए समुच्चय है, तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के साथ यूनियन, तो जिस समुच्चय के साथ यूनियन करते हैं उसी समुच्चय के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं, वर्गसम नियम। वर्गसम क्या होता है, वर्ग का मतलब जैसे कोई एक समुच्चय ए है और उसी के साथ उसका यूनियन करें, तो उसके साथ यूनियन कैसे करेंगे, मान लें ए समुच्चय ए है, ए बी सी है, अब ए यूनियन ए करेंगे तो हम क्या करते हैं बताइए, समुच्चय लिख लेते हैं, ए के समुच्चय लिख लिए ए बी सी। अब फिर यूनियन किसके साथ सम्मिलन कर रहे हैं, ए के साथ सम्मिलन कर रहे हैं, तो ए में फिर क्या है, ए बी सी है। जब ए बी सी हम पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो ये इसका समुच्चय क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ए बी सी क्या है, समुच्चय ए है, तो किसी समुच्चय का उसी के साथ सम्मिलन क्या होता है, वही समुच्चय हो जाता है, ये वर्गसम नियम कहलाता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, सार्वत्रिक मैंने समुच्चय बताया था आपको, सार्वत्रिक ऐसा समुच्चय होता है जिससे और संभावित उप समुच्चय बन सकते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय के लिए क्या होता है, अगर ए कोई समुच्चय है उसका सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन करेंगे तो वो यू के ही या सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर हो जाएगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी दूसरे समुच्चय का सम्मिलन करेंगे तो उनका सम्मिलन क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन। अब इसमें हम कॉमन वाले लेते हैं, तो अगर दो समुच्चय हैं ए और बी तो इनका हमको सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है या इंटरसेक्शन समुच्चय निकालना है। तो इसको हम निर्माण विधि से ऐसे लिखेंगे, ए देखिए यूनियन में क्या था, ए यूनियन बी था, ये क्या था, ये सम्मिलन था। अब यहाँ पे क्या है, सर्वनिष्ठ है, तो सर्वनिष्ठ में क्या लिखते हैं, यूनियन, ये उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये उल्टा हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन हमको निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों में जो कॉमन या जो समान अवयव होंगे उनको हम लिख लेंगे। इसको हम निर्माण विधि से ऐसे लिखते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या होता है, एक्स, और एक्स जो है ए का भी अवयव होना चाहिए, और पहले वाले में आर था या एंड है, एक्स बी का भी अवयव होना चाहिए, मतलब एक एक्स है और एक्स ए का भी अवयव होना चाहिए और एक्स बी का भी अवयव होना चाहिए। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लें ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी है और बी इक्वल टू क्या है, बी सी डी और ई है। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा बताइए, सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा या दोनों में समान होगा, इसमें और इसमें, इन दोनों समुच्चय में जो समान होगा उसको हम ले लेंगे। तो बताइए ए इसमें है, इसमें नहीं है तो ए नहीं लेंगे, बी इसमें है और इसमें भी है तो बी लिख लेंगे हम, सी इसमें है और सी इसमें भी है तो सी लिख लेंगे। ठीक है, डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो डी नहीं लिखेंगे, ई इसमें है इसमें भी नहीं है तो ई भी नहीं लिखेंगे। तो इनका सर्वनिष्ठ क्या हो गया या इंटरसेक्शन क्या हो गया, समुच्चय बी और सी हो गया। तो सर्वनिष्ठ में या इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, जो दोनों में समान होता है, दो समुच्चय में जब को जो अवयव समान होते हैं उन अवयवों को हम लिख लेते हैं, बाकी अवयव हम छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सम्मेलन में क्या होता है, सम्मेलन में सभी अवयव ले लेते हैं ए और बी के, और सर्वनिष्ठ में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो समान अवयव होते हैं दोनों में वही लेते हैं, बाकी के हम छोड़ देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालने को आ जाता है कभी कभी, या ए यूनियन बी निकालने को आ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को निकालते कैसे हैं। अब सर्वनिष्ठ, इनके भी कुछ गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम होता है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ सर्वनिष्ठ लें, दोनों इक्वल होते हैं।
सहचार्य नियम क्या होता है, ए का पहले बी के साथ ले लिया फिर सी के साथ ले लिया, ये इक्वल होगा बी और सी का ले लिया पहले फिर ए के साथ ले लिया, इसके इक्वल होगा। तत्समक नियम क्या होता है, ए का फाई के साथ, तत्समक नियम क्या है, ए का फाई के साथ क्या आएगा बताइए। जैसे यूनियन में क्या आया था, ए का फाई के साथ सम्मिलन क्या हो गया था, वहाँ ए हो गया था, लेकिन यहाँ फाई होगा। फाई क्यों होगा मैं बता देता हूँ। जैसे ए बराबर 1 2 3 है, 1 2 3 है, और फाई बराबर क्या होगा बताइए। फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो दोनों का ए इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, या ए सर्वनिष्ठ फाई किसके इक्वल होगा। अब बताइए दोनों में कोई कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो कोई अवयव है ही नहीं, यहाँ अवयव 0 है, तो दोनों में कोई कॉमन अवयव है ही नहीं, तो क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ये कोष्टक से, जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, इसलिए रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब बर्गसम नियम क्या है, ए का ए के साथ सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए ही हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल होता है। ए का ए के साथ सम्मिलन भी ए होता है और ए का ए के साथ सर्वनिष्ठ भी ए ही होता है। ए ही कैसे आएगा बताते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे ए बराबर ए बी सी है, अब ए का ए के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, अब ए दूसरा ए भी ऐसे ही होगा, सेम होगा, ए बी सी, ठीक है, तो ए और इंटरसेक्शन ए, तो ए है बी है सी है, क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो ये ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो ये याद रखिएगा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए ही हो जाता है, ऐसे ही ए का ए के साथ यूनियन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय यू के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, बराबर ए होता है। कैसे देख लेते हैं। जैसे यू बराबर क्या है, हमने ले लिया कोई भी समुच्चय 1 2 3 4 5 ले लिया। अब ए क्या होगा, ए इसका उप समुच्चय होता है, किसका, इस सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब उप समुच्चय का मतलब क्या हुआ, जो भी इसके अवयव होंगे इसमें इसके ही होंगे, यू से ही लिए हुए होंगे, तो कोई भी अवयव हो सकता है, मान लो 1 4 5 हो सकता है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा बताइए, जो कॉमन होंगे 1 है तो 1 इसमें भी है तो 1 ले लिया, ठीक है, 4 है तो 4 इसमें भी है तो 4 हो गया, और 5 तो 5 भी कॉमन है तो कॉमन वाले लिख लिए, तो ये ए का यू के साथ सर्वनिष्ठ हो गया। और 1 4 5 किसके इक्वल है, ये 1 4 5 ए के इक्वल है, ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, ये समुच्चय ए के बराबर हो जाता है, ए इंटरसेक्शन यू बराबर समुच्चय ए के साथ। तो ये याद रखना नियम, ये ज़रूरी याद रखना है। इसी